नमस्ते छात्रों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेकर प्रस्तुत हुए हैं। छात्रों, इस पाठ के लेखक का नाम अरविंद कुमार सिंह जी है। चलिए इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। तो हमारे लेखक अरविंद कुमार सिंह का जन्म 7 अप्रैल 1965 यानी कि 7 अप्रैल 1965 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं बिरादरी का कटघरा, उसका सच तथा सती। आगमन इनका उपन्यास है तथा अरविंद कुमार सिंह जी को रमाकांत स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए छात्रों, जानते हैं कि हमारे लेखक अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जी हाँ, वे हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया बेहद अनूठी है, बेहद अनोखी है, यानी अलग है, सबसे अलग है, ठीक है, यूनिक है। आजकल का जमाना कैसा है छात्रों? व्हाट्सएप का जमाना है, एसएमएस का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। बड़े से लेकर हर छोटे व्यक्ति तक हम देखते हैं कि उसके पास एक मोबाइल तो जरूर होती है। तो इन सब के बीच में क्या चीजें खो गई हैं? तो वह है चिट्ठियां। लेकिन एक समय ऐसा था छात्रों जब चिट्ठियों की बहुत ज्यादा अहमियत हुआ करती थी। लोग डाकिये का इंतजार करते थे, लोग चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना, उनकी यादों को फिर ताजा करना बहुत ही अच्छा लगता था लोगों को। लेकिन लेखक ने यहाँ पे एक बात और कहने की कोशिश की है कि चिट्ठियों की महत्वता के बारे में वो ये बताना चाहते हैं कि समय बदला है, नए संचार के साधन आए हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि चिट्ठियों का महत्व कम हो चुका है या उस पर विराम लग चुका है। तो छात्रों, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चलिए आज के इस पाठ को हम समझते हैं। अगली बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वह यह है कि इस पाठ को मैंने एक सार रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियां यानी कि लेटर्स, अनूठी यानी बेहद अलग दुनिया। तो लेखक हमें बताते हैं कि दुनिया कितनी और कैसे अलग है और क्या है इसकी महत्व। तो समझते हैं इसे सार रूप में। संचार के आधुनिक साधन, आधुनिक साधन संचार के अर्थात मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है? फोन है, एसएमएस है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सी चीजें हैं। इन सब की तुलना में पत्रों का अत्यधिक महत्व है। तो लेखक ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि संचार के बहुत से साधन हमारे आसपास हैं, लेकिन आज भी पत्रों का महत्व अत्यधिक है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये महत्व कैसे। पहली बात, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। आप भी इस बात से मेरे साथ आप भी अग्री करेंगे कि हाँ, कि जो संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन हमें पत्र देते हैं, क्या वही सेटिस्फैक्शन आपको फोन या एसएमएस का कोई भी मैसेज दे सकता है? तो बिल्कुल नहीं दे सकता। तो इसी कारण लेखक का ये भी मानना है कि जो संचार के आधुनिक साधनों के होने के बावजूद भी पत्र अपनी महत्व को, अपनी अहमियत को बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, आगे लेखक क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि इन्हीं पत्रों ने, ठीक है, कई घटनाओं की शुरुआत की, कई विवादों की शुरुआत की। किस क्षेत्र में, किस एरिया में? तो राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में, कला यानी कि आर्ट के क्षेत्र में। तो पॉलिटिक्स, लिटरेचर या आर्ट का कोई भी एरिया हो, वहां पे हम देखते हैं पत्रों द्वारा कई विवाद यानी झगड़े या कई घटनाओं की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं लेखक? वे कहते हैं कि मानव सभ्यता का विकास में, यानी कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हमारी जो सिविलाइजेशन जो है, इसके विकास में पत्रों ने बेहद ही एक अनूठी भूमिका निभाई है। ओके, पत्रों का भाव हर जगह एक सा है, पर उनके नाम अलग अलग हैं। अब हमें लेखक बताते हैं कि जो पत्र होते हैं उनका जो भाव होता है, जो फीलिंग्स होती है, वो तो एक जैसी रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति पत्र में अपने मन की बात को लिखता है। लेकिन उसके जो नाम होते हैं
वो अलग अलग है। अब आप सोचेंगे कि हम किस नाम की बात कर रहे हैं, तो चलिए वो जानते हैं। पत्र को उर्दू में हम क्या कहते हैं? खत। संस्कृत में पत्र। तो आप ये बात समझ लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि जिस शब्द को आप हमेशा बोलते हैं पत्र पत्र, ये हिंदी का शब्द नहीं, यह संस्कृत का शब्द है। तो वहीं कन्नड़ में पत्र को या चिट्ठियों को हम कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तथा वहीं हमारी तमिल भाषा में हम इसे कडिद कहते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। बिल्कुल, पहले जमाने में लोग अपनी बातों को पत्रों के जरिए ही लिखते थे और उन्हें आज भी उन लोगों ने सहेज कर संभाल कर रखा हुआ है। यदि आप चाहें तो आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को आप पूछ सकते हैं क्या उनके पास कोई पत्र है उनके प्रियजनों का लिखा हुआ, उनके माता पिता का लिखा हुआ, तो आपको जरूर एक ना एक पत्र उनसे मिल ही जाएगा। ठीक है। हर किसी की अपनी पत्र लेखन कला है और हर कोई पत्र लिखता एक जैसा थोड़ी ना है, हर कोई तो अलग तरीके से पत्र लिखता है क्योंकि वो टोटली प्राइवेट चीज होती है। ओके। साथ ही लेखक ने हमें यहाँ पे और एक बड़ी बात बताई है कि भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। आप समझ लीजिए कि आज के जमाने में अगर एवरी डे 4.5 करोड़, ओके, 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, तो क्या कोई कह सकता है कि पत्र की अहमियत खत्म हो चुकी है? तो बिल्कुल भी नहीं। आज भी पत्र की अहमियत उतनी ही बनी हुई है। इट मीन्स जो लेटर्स का इम्पोर्टेंस है वो आज भी उतना ही है जितना एक समय में हुआ करता था। आगे क्या कहते हैं लेखक कि जो पंडित नेहरू हैं, हमारे जो चाचा नेहरू हैं, इन्होंने भी पत्र के महत्व को जाना है। ओके, और उसके महत्व को बहुत अधिक माना भी है। तो चलिए इस बात को भी हम समझते हैं। पंडित नेहरू जी ने सन 1953 में यानी कि 1953 में एक बहुत सही बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी अगर हम अपनी पिछली शताब्दी की बात करें या कुछ समय पहले की बात करते हैं, तो हमें वहां पे संचार का साधन यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए अगर हम किसी को याद करते हैं तो वो थे हरकारे, या फिर हरकारों की जगह पे हम तेज घोड़ों की भी बात करते हैं। तेज घोड़े, आपको ध्यान में होगा कि मोस्टली उस समय में क्या होता था कि जो बच्चों राजा महाराजा होते थे वे अपने मैसेजेस को पहुंचाने के लिए या तो हरकारे वो व्यक्ति होते थे जो बहुत तेजी से दौड़कर, एक तरह से उन्हें हम रनर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, बहुत तेजी से दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाके राजा की, या एक महल से जाके दूसरे महल तक, या एक स्टेट से जाके दूसरे स्टेट तक राजा की खबर को पहुंचाते थे, या बड़े बड़े लोगों की समाचार को, संदेशों को पहुंचाते थे। तो जब उन हरकारों के बाद में किसका समय आता है? तो तेज घोड़ों का समय आता है, यानी हॉर्स का। तो हॉर्सेस पे भी जो हरकारे थे कभी वो बैठ के जाते थे और मैसेजेस डिलीवर करते थे। उनके बाद पहिए आए, पहिए यानी कि व्हील्स आया, तो उनसे काम होने लगा, मैसेजेस का संचार का साधन वो बन गया। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब रेलवे शुरू हो गया तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, और तार यानी कि हम देखते हैं वायरलेस, या फिर जो जब इंटरनेट कनेक्शन आने लगे तो और भी एक डिफरेंट ही सिनारियो यहाँ पे बन जाता है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, और आज की डेट में हम देखते हैं कि जो वायरलेस फोन्स हैं या फिर इस तरह के जो हम नए तरीके आजमा रहे हैं, उनसे संवाद को पहुंचाना या संदेशों को पहुंचाना बहुत ही आसान हो चुका है। और आजकल तो टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। तो ये विचार किसके हैं छात्रों? ये विचार हैं जवाहरलाल नेहरू जी के। उन्होंने कहा है कि समय के साथ साथ बदलाव आते गए हैं, भले वो चीजें हरकारे से शुरू हुई हैं और आज रेडार तक पहुंच रही हैं, दुनिया बदल रही है। ठीक है। तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। तो पहले जमाने में जो लोग थे वो पत्र लेखन को एक आर्ट की तरह समझते थे। मतलब आज की तरह नहीं कि बस लिखना है तो कुछ भी लिख दिया, उसे बहुत मन से उसमें अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करके वो उस लेटर्स को लिखा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, ओके। और यहाँ पे हमने देखा कि अब ये संस्कृति विकसित कैसे करेगा पत्र। तो यहाँ पे बात आती है कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है इन सब में पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया।
आई थिंक आप लोग भी, आई थिंक ही नहीं, आप सभी लोग आई थिंक अपने 6th स्टैंडर्ड से या 5th स्टैंडर्ड से एटलीस्ट लेटर राइटिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। लेटर राइटिंग एक आपका मेन टॉपिक होता है अंडर ग्रामर, जिसे आप क्रिएटिव राइटिंग जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आपका ये टॉपिक आता ही है और आप इसे पढ़ते भी हैं। इसके लिए आपको अंक भी, मार्क्स भी मिलते हैं। तो स्कूली पाठ्यक्रम में यानी कि स्कूल के करिकुलम में पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया। तो इस पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। दूसरा स्टेप क्या था कि जो विश्व डाक संघ है, इसकी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो हम देखते हैं विश्व डाक संघ, ओके, इन्होंने भी जो 16 ईयर्स से कम बच्चे हैं उनके लिए उन लोगों ने कई कंपटीशन शुरू किए, जिसमें मुख्य क्या था, पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया। ओके, आगे क्या बताते हैं लेखक हमें कि ग्रामीण दुनिया में पत्रों का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल के कारण पत्रों के प्रभाव में कमी आई, परंतु व्यापारिक डाक में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे लेखक ने दो बातें बताई हमें। पहली बात यह है कि जो ग्रामीण दुनिया है, जो आज भी हमारा जो गांव देश है, वहां पर पत्रों का अत्यधिक महत्व है, आज की डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं लेटर्स। तो वहीं पे हम देखते हैं कि जो फैक्स हैं, ईमेल हैं, टेलीफोन्स हैं या मोबाइल है, इन कारणों से पत्रों के प्रभाव में कमी आई। जब ये चीजें बढ़ने लगी तो ऑब्वियसली पत्रों का लेन देन कम होने लगा और ये आई, परंतु व्यापारिक डाक में वृद्धि हुई। इन सब में तो कम हुआ, लेकिन जब हम बिजनेस डील करते हैं तो वहां पे डाक जो होता है, पोस्ट ऑफिस, वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। पत्रों का हर किसी के जीवन में महत्व होता है, परंतु सैनिक के जीवन में इसका अभूतपूर्व महत्व है। सैनिक बड़ी उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं, पर अब संचार के नवीन साधन भी उपलब्ध हैं। अगला बिंदु यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि हर किसी के लिए, भले वो ग्रामीण व्यक्ति, उसके लिए भी पत्र अत्यधिक महत्व है। व्यापारिक डाक में भी पत्र की एक अलग भूमिका देखने को मिलती है। तो वहीं सबसे अधिक अगर महत्व है किसी के जीवन में पत्र का, तो वह है हमारे देश के सैनिक, क्योंकि वो इतने बीहड़ इलाकों में जाके अपनी नौकरी करते हैं या अपना पूरा समय तैनात रहते हैं उन जगहों पे, भले वो हिमालय का एरिया हो या फिर कच्छ का प्रदेश हो या फिर ऐसे जगहों पे होते हैं जहाँ पे जो ये वायरलेस टेलीफोन्स, ईमेल, मोबाइल जैसी सुविधाएं भी वहां पे फेल हो जाती हैं। तो वैसी जगहों पे अगर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज मिलती है तो वो मिलती है थ्रू लेटर्स ओनली। ठीक है, हाँ, अभी हम देखते हैं कि कई ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, संचार के नवीन साधन भी लेकिन उपलब्ध है, इस बात से भी हम मना नहीं कर सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया लेखक ने अगले भाग में कि आज भी कई लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं। मैंने अभी आपको पाठ की शुरुआत में भी बताने की कोशिश की थी कि जो हमारे पुरखे हैं, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने भी चिट्ठियों को बेहद ही सहेज और संजोग कर, यानी कि संभाल कर, उन्हें एज अ विरासत, एज अ हेरिटेज अपने पास रखा होता है। ठीक है, इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारे पुराने कॉइन्स हैं जिनको मैंने एक तरीके से अपना कलेक्शंस बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि ऐसी चीजों शायद एक समय के बाद दिखना बंद हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात होती है कि कई लेखक, पत्रकार, उद्यमी यानी कि व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचना अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। तो अगर हम इन लोगों के पत्र, लिखे हुए पत्र पढ़ेंगे तो हमें उनमें बहुत सारी चीजें जानने को मिल सकती हैं। फिर साथ में ही लेखक ने ये भी बताया है कि अगर पत्र का व्यवहार शुरू नहीं होता या पत्र जैसी कोई चीज नहीं होती एक समय पर, तो शायद हमें नेहरू जी के द्वारा रचित, जो उनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो कि बहुत ही प्रेरणा स्रोत रचना है, वो हमें कभी भी पढ़ने को नहीं मिलती। ठीक है, तो पत्रों की अहमियत के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया कि नेहरू जी के द्वारा इंदिरा गांधी को लिखा पिता के पत्र पुत्री के नाम एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर पत्र नहीं होते तो शायद हम इस रचना को भी कभी पढ़ नहीं पाते। ठीक है छात्रों, चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लेखक क्या बताते हैं कि एसएमएस संदेश को आप भूल जाते हैं, पर पत्रों को तो हम संजो कर रख सकते हैं। करेक्ट, यानी कि आपकी फ्रेंड्स ने आपको एसएमएस बोला, मेमोरी फुल हो गई, फिर आपका फोन शायद आप उसे कहीं पे अगर सेव नहीं कर पाए तो आप उसे भूल जाएंगे। लेकिन पत्र एक ऐसी चीज होती है छात्रों, जिसे हम आजीवन बचाकर, संजोकर, संभाल कर रख सकते हैं। ठीक है,
आगे क्या कहते हैं लेखक कि महान हस्तियों जैसे कि गांधी जी के पत्र धरोहर रूप में आज भी विद्यमान है। आपको मैं आगे भी बात करूंगी गांधी जी के बारे में, बट संक्षिप्त में बताती हूँ कि गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी इस लेखन कला से बहुत लोगों को प्रभावित किया था। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पत्र वो लिखते थे, बहुत फेमस थे उनके पत्र उस समय पे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का हमें अनूठा संकलन देखने को मिलता है। यानी आप बहुत सारे संग्रहालयों में जाएंगे, ओके, यानी कि म्यूजियम्स में जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज, जानी मानी हस्तियां यानी कि पर्सनालिटीज के द्वारा लिखे हुए पत्र आपको वहां पे एक तरह से उनको वहां पे बचाकर रखा गया है, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। आप उनसे रियली बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। ठीक है, आगे क्या बताते हैं लेखक कि महात्मा गांधी के पास तो दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। ये बहुत ही विचित्र सी बात है, लेकिन ये एकदम सत्य बात है कि गांधी जी के पास दुनिया भर से, पूरे भारत से, पूरे विदेश से लोगों उनके लिए लेटर्स आते थे। एंड उन लेटर्स के ऊपर पता है क्या एड्रेस लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया। और गांधी जी कहीं भी हो वो पत्र उन तक आसानी से पहुंच जाते थे। अब गांधी जी के पास लेटर्स तो आ गए, अब वो क्या करेंगे, तो गांधी जी इन पत्रों का जवाब जो है स्वयं ही लिख कर देते थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि वो पत्रों को लिखने में या लिखने में बहुत ही उन्हें माहिर, बहुत ही ज्यादा माहिर थे वो। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था कि लोगों ने पत्र भेज दिया, उन्होंने पढ़ लिया और बात खत्म। नहीं, वो उन लेटर्स का जवाब भी बहुत बखूबी देते थे। स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों के पत्र धरोहर के रूप में गांव गांव में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे मात्र लेखक ने हमें गांधी जी के बारे में ही नहीं बताया है, वो हमें ये भी बोलते हैं कि जो स्वाधीनता आंदोलन के जितने भी नायक थे, हीरोज थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबके पत्र धरोहर के रूप में गांव गांव में हमें देखने को मिलते हैं एज अ हेरिटेज। ठीक है, प्रशस्ति पत्र, ये क्या होता है, एक तरह से ये प्रशस्ति मतलब कि प्रशंसा के लिए पत्र, एज अ ऑनर के हिसाब से जो पत्र होते हैं, ये पत्र लोगों के पास जब पहुंचते थे, अगर गांधी जी ने किसी को पत्र लिख के भेजा है उस जमाने में, तो गांधी उस जमाने में क्या, आज के जमाने में भी हम उन्हें अपना बापू मानते हैं, एज अ हीरो वी ट्रीट हिम, राइट। तो उस जमाने में भी अगर किसी के पास गांधी जी के हाथों के द्वारा लिखा कोई पत्र आता था तो वो उसे प्रशस्ति पत्र से कम महत्व नहीं देता था। और कई लोग तो ऐसे पत्रों को फ्रेम करके अपने घरों में सजाकर रखते थे। साथ ही लेखक ने हमें ये भी बताया कि जो पत्र होते हैं छात्रों, वे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स का भी काम करते हैं। ठीक है, आगे वो बताते हैं कि पंत जी, निराला जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, प्रेमचंद आदि महान हस्तियों के पत्र प्रेरणादायक माने जाते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे पत्र लिखे हैं एक दूसरे को, ऐसे बिंदुओं को उन्होंने उठाया, ऐसे पॉइंट्स उन्होंने उठाए जिन्हें हम आज भी प्रेरणादायक यानी कि उनसे हम काफी ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। छात्रों, यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें आप लोगों के लिए रखी हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये तस्वीरें स्वयं गांधी जी के द्वारा लिखे गए ये पत्र हैं। तो बहुत ही रेयर्स हैं जो आपको मिल तो जाएंगे आसानी से गूगल में, बट आपको सर्च करना पड़ेगा। तो ये उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। महात्मा और कवि। ठीक है, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर 1941 यानी कि 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तथ्यों, मनादेश, मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, कवि की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में किसका नाम आ जाए यहाँ पे, ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ जी हैं और हमारे जो महात्मा है यानी कि गांधी जी, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे पत्राचार होते थे। ये लोग काफी पॉइंट्स पे उस वक्त डिस्कस करते थे कि देश में क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। इन चीजों को पत्रों के रूप में एक दूसरे को लिखते थे। और उस पूरे समय को इन्होंने एक संग्रह में, एक किताब में उन्होंने इसको प्रकाशित किया है, इस पूरे पत्राचार को। और उस किताब का नाम क्या दिया गया है, महात्मा और कवि, इस नाम से वो पुस्तक बनी गई थी। ठीक है, पत्र परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, परंतु इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ। तो यहाँ पे लेखक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पत्र की परंपरा है, हरकारे यानी रनर से लेके शुरू हुई है। कबूतर पहले हमारे लेटर्स लेके जाते थे, फिर हरकारे लेके जाते थे, फिर व्हील्स आए, फिर रेलवेज आए, बहुत सी चीजें आई। तो है तो ये परंपरा, ये जो कस्टम है ये बहुत ही पुराना है, लेकिन
एक्चुअली में देखा जाए इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है, वो मोस्टली आजादी के बाद अधिक मात्रा में हुआ है। ठीक है, आगे क्या बताते हैं कि जो डाक विभाग है, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, उसकी गुडविल सबसे ज्यादा है देन कंपैरेटिवली सरकारी विभागों की तुलना में। तो हमारे सरकार के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इन सब डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में अगर आप डाक विभाग को कंपेयर करेंगे तो आपको इनका गुडविल, यानी इनकी जो मान सम्मान है, मान्यता है, वो सबसे अधिक मानी जाती है। ठीक है, सब लोग इन्हें बहुत, इनका गुडविल ही सबसे बड़ा इनका पावर है। खैर, पत्र लोगों को जोड़ने का माध्यम है, इनकी घर घर में हर क्षेत्र में पहुंच है। तो छात्रों, मैं ये समझती हूँ कि चैप्टर के अंत में आप एटलीस्ट इस बात से तो बिल्कुल ही सहमत होंगे कि जो पत्र होते हैं वे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ते हैं, यानी कि एक व्यक्ति की फीलिंग्स दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स तक वो पहुंचाने का माध्यम है। ठीक है, और ये घर घर में हर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका क्षेत्र जो है वो सीमित है, जबकि फोन का, मोबाइल का, इंटरनेट आपको पहाड़ की ऊंचाई तक नहीं मिल सकता, जहाँ पे हमारे सैनिक वहां पे खड़े होकर दिन रात कड़ी मेहनत से वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी पे खड़े हैं। लेकिन अगर उन तक कोई लेटर पहुंचा रहा है, उनके घर परिवार की खबर दे रहा है, तो वो डाकिया ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि पत्र लोगों को जोड़ने का माध्यम है, ये घर घर में हर क्षेत्र में पहुंच सकता है आसानी से। तो पत्रों की बहुआयामी भूमिका यहाँ पे नजर आती हुई हमें दिखती है। और आखिर में उन्होंने एक बात कही है, बेहद दिलचस्प है, कि दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। शायद आप लोगों को मनी ऑर्डर का अर्थ अभी ना समझ में आए, लेकिन अगर आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि जब हमारे जो दादा दादी थे या दादा थे, जब वो नौकरी करते थे, तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो पैसा कैसे भेजते थे? क्या फोन उस वक्त, क्या गूगल पे वगैरह थोड़ी ना थे, उस वक्त मनी ऑर्डर किया जाता था, और डाकिया वो कैश मनी लेके आपके घर तक पहुंच जाता था। तो और उसी पैसे से घर का चूल्हा, यानी कि घर का दाना पानी, यानी लोगों को खाने के लिए मिलता था। ठीक है, तो इस तरह से मनी ऑर्डर एक अर्थव्यवस्था से ही चलते थे। ठीक है, तो गांवों में लोग डाकिये को देवदूत के रूप में आज भी देखते हैं, मानते हैं। ठीक है, उनके लिए देवदूत है कौन? डाकिया। देवदूत यानी कि मैसेंजर, भगवान का भेजा हुआ दूत, देव प्लस दूत। ठीक है, तो गांव में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है, उसकी काफी मान सम्मान किया जाता है। तो छात्रों, इसी के साथ आज का ये जो पाठ है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसको मैंने सार रूप में आपको समझाने का एक प्रयत्न किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। ठीक है छात्रों, तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। धन्यवाद।